अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 23 जनवरी 2021 और हफ्ते का दिन है। अभी तक अगरचे जो पाकिस्तान की ऑफिशियल साइट है उसने इन्फेक्शंस 24 घंटे की और डेथ्स जो है उनको अपडेट नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान की कर्व है वो भी नीचे आ रही है इन्फेक्शंस की, और डेथ्स की भी नीचे आ रही है कर्व। ये मुसलसल ऐसे हो रहा है। और ये जो सेकेंड वेव थी जिसको मैं हमेशा विंटर की एक सर्ज कहता था, वो सर्दियों के जाने के साथ साथ अब नीचे चली जाएगी, क्योंकि मौसम का असर होता है हमारे बिहेवियर्स पे। पाकिस्तान से बड़ी दो खबरें हैं अच्छी। एक खबर ये है कि जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसको जिस गैमालाया इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो उसने अप्लाई कर दिया है पाकिस्तान में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, क्योंकि ये वैक्सीन इस वक्त 13 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है और 5 से ज़ायद मुल्कों में इसके ट्रायल पहले अभी मजीद भी चल रहे हैं, जिनमें से फेज़ 2 और फेज़ 3 के जो ट्रायल हैं वो इंडिया में भी चल रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ ही, और ये 2 डोज की वैक्सीन है, पहली डोज दोनों जो डोज हैं वो एडिनो वायरस का वेक्टर इस्तेमाल करती हैं जेनेटिक मटेरियल को हमारे अंदर ले जाने के लिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो बकौल रशियंस के कम हैं और इफेक्टिवनेस 91% के करीब है, जो उन्होंने इंटरम एनालिसिस दिया था। इसी तरह जो चाइना की एक और कंपनी है जिसका नाम एनोहे ज़ईफ़ी लॉन्गकॉम बायोफार्मास्यूटिकल है, बड़ा मुश्किल नाम होते हैं चाइनीज़ के, तो ये उनकी कंपनी की जो फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके लिए भी अप्लाई उन्होंने किया है पाकिस्तान में। ये जो कंपनी है इसके 5 जो ट्रायल हैं वो चाइना में ही चल रहे हैं, जिसमें फेज़ 1 के 3 ट्रायल्स हैं, जिसमें एक ट्रायल में 50 लोग थे, दूसरे में भी 50 लोग थे और एक में 216 लोग थे। तो ये फेज़ 1 के ट्रायल हैं जो चाइना में चले हैं, और फेज़ 2 के जो ट्रायल हैं उसमें 900 के करीब जो लोग हैं वो उन्होंने हिस्सा लिया है। और नवंबर से चाइना में ही फेज़ 3 के इसके ट्रायल हैं जो जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया है तकरीबन 29,000 और ये सब यूनिट वैक्सीन है। सब यूनिट का मतलब होता है कि वायरस का एक छोटा सा हिस्सा लेके वो डाला जाता है वैक्सीन के तौर पे, और वो फिर काम करता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, और इसका भी कोई बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता हमारे जिस्म में, क्योंकि वायरस तो है ही नहीं, वायरस का एक छोटा सा हिस्सा है, ये सब यूनिट प्रोटीन है। तो दूसरी ये अच्छी खबर है, क्योंकि इसलिए भी अब ये ज़रूरी है कि जैसे अब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, वहाँ पे अबू धाबी में एक 100 साला जो खातून है उनको जो है वो वैक्सीन लगाई गई है। और क्योंकि जो नई स्टडी आई हैं उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं लोगों को और मुल्कों को और कम्युनिटीज़ को, कि अगर तो आप अपने यंग लोगों को वैक्सीन लगाएंगे पहले तो आपका स्प्रेड कम हो जाएगा आपके मुआशरे में वायरस का, लेकिन अगर आप 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगाएंगे तो आपके मुल्क में जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखें दोस्तों, डेथ रेट का कम होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो अब इस तरफ जा रहे हैं कि वो अपने जो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन पहले दें, क्योंकि अभी इतनी तेज़ी से वैक्सीन हो रही हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक तकरीबन उन्होंने 10 लाख से जो ज़ायद उनके हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन लगा दी है। और उनके पास इस वक्त कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है वो 1 करोड़ और तकरीबन 10 लाख है उनके पास डोजेज, और जो उनकी मकामी तैयार की हुई कोवैक्सिन है जिसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ हैं और लोग जो लगवाने से हिचकिचाते हैं, उसकी तकरीबन उनके पास 55 लाख डोजेज़ हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन हैं अब उनको एक्वायर किया जाए, उनको लाया जाए, क्योंकि जो बरतानिया का मैं अक्सर मिसाल देता रहता हूँ, वहाँ पे तकरीबन 55 लाख से ज़ायद जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। और अभी अखबारों में ये रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, आज के अखबार आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे जो केसेस हैं वो 4% तक श्रिंक हो गए हैं, वो ड्रॉप हो गए हैं। अगरचे जो डेथ रेट होता है वो 2 हफ्ते के बाद ड्रॉप होना शुरू होता है। पिछले दिनों कोई पूछ रहा था मुझसे, तो मैंने उनको यही बताया था कि जो डेथ वाली कर्व है वो हमेशा 2 हफ्ते के बाद कम होना शुरू होती है। तो अगरचे वो बरतानिया में जो केसेस कम हो रहे हैं उनको वो एसोसिएट कर रहे हैं, वो इसका ताल्लुक जोड़ रहे हैं लॉकडाउन से, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग गई है और ख़ास तौर पे उन लोगों को लगी है कि जो ज़्यादा जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो अब वहाँ पे पहले इन्फेक्शन की जो कर्व है वो ड्रॉप हो रही है और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता जो डेथ की कर्व है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये भी एक और बड़ी वजह जो बुजुर्गों को लगाने की वैक्सीन पहले लगाने की है वो ये है कि ये सोचा जाता है कि बरतानिया में जो ये भी एक हाइपोथेसिस है, एक नजरिया है कि जो बरतानिया में स्ट्रेन आई थी B117
उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं उनके अंदर जाके जब वायरस रहता है तो उसको ज्यादा देर तक मौका मिलता है तकसीम दर तकसीम होने का या रेप्लिकेट होने का, और जितना ज्यादा रेप्लिकेट होता है वायरस उतना ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है कि वो अपने आप को तब्दील करे लोगों की इम्यूनिटी के खिलाफ या उससे हट के अपने आप को बनाए। तो कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनमें से ये B117 पैदा हुआ। और ज्यादा डर की क्या है, खौफ क्यों पैदा हुआ है B117 की वजह से? क्योंकि आमतौर पे साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वायरस है वो नॉर्मली म्यूटेट करता है तमाम वायरसेस की तरह, लेकिन वो म्यूटेशंस होती हैं महीने में 1 या 2। लेकिन ये जो B117 है ये पहला एक वेरिएंट था कि जिसमें अचानक ही 17 जो है वो म्यूटेशंस हुई थी, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रही है पूरी दुनिया इस एक वायरस को रोकने के लिए। और तभी सोचा जा रहा है कि शायद यूके जो है, बरतानिया जो है वो अपने बॉर्डर्स को भी क्लोज करे ताकि वो वेरिएंट्स को रोके अपनी तरफ आने से और अपने वेरिएंट को बाहर की तरफ जाने से। तो आप लोगों ने कोशिश तो यही करें कि आप जो फेक न्यूज़ होती हैं इनसे बचें, क्योंकि बरतानिया में भी जो मसाजिद के इमाम हैं उनको अब कन्विंस किया जा रहा है और वो अपने, जैसे कल जुमा का दिन था तो वो अपने जो खुतबा में वो लोगों को ये बता रहे हैं कि जो वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है और इसमें कोई मज़ायका नहीं है मजहबी लिहाज से भी। क्योंकि कल ही की एक बहुत बड़ी खबर आई है कि याद होगा आप लोगों को कि आप लोगों ने एक अमेरिका की वीडियो थी जो आप में से तकरीबन हर शख्स ने देखी भी है और फिर उसको सर्कुलेट भी किया है कि जहां पे कुछ डॉक्टर जो हैं वो वाइट कोट पहन के वहां पे जो अमेरिका की एक अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है वाशिंगटन में, तो उसके सामने खड़े हैं और वहां पे 2 खवातीन हैं, उन्होंने बड़ी तकरीर की थी कि उनका इनकी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमेरिकन फ्रंटलाइन डॉक्टर्स। तो उन्होंने स्पीच जो की थी उसका मकसद ये था कि जो मास्क है उनका पहनने का कोई फायदा नहीं है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को, उनका ये ख्याल था कि एक मैजिक ड्रग है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा होगा, जो कि फॉल्स एक न्यूज़ थी। और इसी तरह से उनका ये कहना था कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिए जाएं। तो अब पता चला है कि वो जो 2 खवातीन में थी उनमें से जो अमरीकी थी जो लॉस एंजलिस की रहायशी थी वो एक डॉक्टर हैं, उनका नाम सीमन गोल्ड है, वो बेसिकली इमरजेंसी की एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन है। तो वो अरेस्ट हो गई हैं क्योंकि वो जो 6 जनवरी को वो जो अमेरिका का कैपिटल हिल में जो अटैक हुआ था वाशिंगटन में, तो वो भी उन हमला करने वालों में शामिल थी। तो ये आपको, मैं शुरू से हमेशा कहता था कि जो आपको कोई भी खबर मिलती है जो इंतहाई डिफरेंट न्यूज़ है साइंस से, तो आप उसको फैलाने वाले के बारे में जाने। तो अब पता चला है कि वो एक सियासत का हिस्सा थी, ना कि वो साइंस का हिस्सा थी। इसी तरह जो दूसरी खातून है जो अफ्रीकी हैं, पैदा तो वो कैमरून में हुई लेकिन उन्होंने डॉक्टरी नाइजीरिया से की और वो अमेरिका की एक रियासत टेक्सास में अब उनका क्लिनिक है। तो उनका जो नाम है वो स्टेला इमैनुअल है। उनकी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जो खवातीन में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है या मोलर प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं कि वो एक गिल्टी बन जाती है, तो उसका ये कहना है कि जो खवातीन को रात को ख्वाब में जो जिन्नात आते हैं ये उनकी वजह से होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं इनकी अपना जो सोच है वो कैसी होती है। और आखिर में एक और आप लोगों ने न्यूज़ देखी भी होगी और शेयर भी की होगी कि एक शख्स था अमरीकी, नाम है उसका, बेसिकली वो एक कैनेडी फैमिली से उसका ताल्लुक है और एडवर्ड फ्रांसिस बेसिकली जूनियर कैनेडी के नाम से वो मशहूर है। तो ये जो अमेरिकी एक सदर गुजरा है जॉन एफ कैनेडी, तो ये उसका सगा भतीजा है और इसके वालिद साहब भी जो है वो सियासत का शिकार हुए थे। तो जब इसकी पोस्ट मैंने सारी डिटेल में पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था पहले दिन ही, क्योंकि बड़ा साइंटिफिक नॉलेज था उसके अंदर। और उसने यहाँ से शुरू किया था कि टू ऑल माई पेशेंट। और लेकिन जब मैंने इस शख्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, इसको सर्च किया, तो पता चला कि ये पेशे के एतबार से एक वकील है और ये हमेशा कोशिश करता रहता है कि पॉलिटिक्स में किसी भी तरह से एंटर होने की। तो बाद में फिर अंदाज़ा हुआ कि ये झूठी खबरें फैला रहे थे वैक्सीन के खिलाफ भी और ये कोरोना के खिलाफ भी। तो आप लोगों को ये बताने का मकसद है कि जब भी आपको कोई वैक्सीन के बारे में या कोरोना के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में इस तरह की खबर मिलती है तो आप कोशिश करें कि उसको सर्च करें, उस बंदे के बारे में सर्च करें, ये सर्च करें कि इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे आखिर में इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक डाटा शेयर करता हूँ जो कि कोरोना और प्रेगनेंसी के ऊपर एक बहुत ऑथेंटिक डाटा है। 1 अप्रैल से लेके 23 नवंबर तक जो प्रेग्नेंट खवातीन थी जिनकी तादाद 4,06,000
446 تھی, یہ ان کے بارے میں کہ ان کی جو ڈیلیوریز ہوئی تھی, تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا پریگننسی اور کورونا کا کوئی آپس میں تعلق ہے, کیونکہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کا تعلق اس عمر کی کیٹیگری سے ہوتا ہے جو کہ ورنہ تو صحت مند ایک کیٹیگری سمجھی جاتی ہے, لیکن جب وہ پریگننٹ ہو تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ہائی رسک کیٹیگری. تو دیکھا یہ گیا کہ ان میں سے تقریباً 6380 وہ خواتین تھیں اس پوری تعداد میں سے جو کووڈ پازیٹیو تھیں, اور لیکن جو باقی ہیں تقریباً وہ 4,66,000 بنتی ہیں تو وہ تھیں کووڈ نیگیٹو, کیونکہ ٹوٹل جو تعداد تھی وہ تھی 4,06,046. تو اس میں یا 46, تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ جب پورا وہ ڈیٹا اکٹھا کیا اس پورے اتنے مہینوں کے اندر کہ اتنی جو ڈیلیوریز ہوئی تھیں, تو پتہ یہ چلا کہ وہ خواتین جن کی ڈیلیوری ہوئی لیکن وہ کووڈ نیگیٹو تھیں تو ان میں 0.05% چانسز تھے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ گئیں, لیکن وہ خواتین جن کو کووڈ پازیٹیو تھا اور وہ اس تعداد کا حصہ تھیں, یعنی وہ جو بنتی ہیں 6380, تو 1.5% چانسز تھے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ گئیں. اسی طرح جو سی سیکشن کی جو ضرورت پڑی تو 7% زیادہ ان خواتین کو ضرورت پڑی جو کووڈ پازیٹیو تھیں اور وہ پریگننٹ تھی. اسی طرح جو 19% زیادہ چانسز تھے کہ پری میچور بچے پیدا ہوئے یا پری ٹرم جو ہے لیبر, یعنی کہ جو پورے دن ہونے ہوتے ہیں جس کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا. 19% زیادہ چانسز تھے ان خواتین میں جو کووڈ پازیٹیو تھیں, اور اسی طرح سے 23% یعنی 23% زیادہ چانسز تھے کہ سٹل برتھ کے یا بچے کے ماں کے اندر ڈیتھ ہونے کے اگر ماں جو ہے پریگننسی کے ساتھ کووڈ پازیٹیو تھی, اور 6 گنا زیادہ چانسز تھے ماں کے آئی سی یو میں داخل ہونے کے اگر پریگننسی اور کووڈ ساتھ ساتھ تھے, اور اسی طرح سے 3.5% زیادہ چانسز تھے کہ باقی جو کمپلیکیشنز آتی ہیں ان کا شکار ہوئی یہ خواتین جن کو کووڈ بھی تھا اور پریگننسی بھی تھی. اور وہ خواتین جو پریگننٹ تھی اور ان کو کووڈ ہوا, اس پورے گروپ میں یعنی 6380 میں سے ان میں سے 9 کی اموات ہوئیں, 9 کی ڈیتھس ہوئیں. لیکن وہ خواتین جو کووڈ نیگیٹو تھیں اور پریگننٹ تھی اور جن کی ٹوٹل جو تعداد بنتی ہے وہ 4,66,000 بنتی ہے, ان میں سے 20 کی اموات ہوئی. یعنی جو گروپ 60 گنا تعداد میں کم تھا اس میں جو اموات تھی وہ 9 تھی, اور جو 60 گنا زیادہ تعداد ہے خواتین کی جو کہ پریگننٹ تو تھی لیکن کووڈ نیگیٹو تھی, ان میں 20 کی ڈیتھ ہوئی. یعنی جو شرح اموات بنتی ہے, پرسنٹیج جو بنتی ہے, وہ ان خواتین میں جن کو کووڈ تھا اور پریگننسی تھی وہ زیادہ تھی بنسبت ان خواتین کے جن کو کووڈ نہیں تھا اور وہ پریگننٹ تھی. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں اگر ان کو کووڈ ہوتا ہے تو وہ ان کے اندر رسک زیادہ ہوتا ہے باقی پرابلمز کا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو ہائی رسک گروپ ہے, یہ جو ہائی رسک کیٹیگری ہے, یہ کسی بھی ٹرائل کا حصہ نہیں بنائے گئے ابھی تک, اور اس کی ظاہر ہے کہ سائنٹیفک وجوہات ہیں کہ آپ 2 زندگیوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ رسک میں نہیں ڈالنا چاہتے, کیونکہ کوئی بھی جو ٹرائل ہوتا ہے اس کے لیے کانسنٹ ہمیشہ ضروری ہوتی ہے. لیکن کیونکہ جو پریگننٹ خواتین اگرچہ وہ کو تو کانسنٹ دے سکتی ہیں لیکن جو ان کے اندر زندگی جنم لے رہی ہے وہ کانسنٹ نہیں دے سکتی, تو سائنٹیفک ریزن ہے ان کو نہ شامل کرنے کا. تو اگر ایک ہائی رسک کیٹیگری ہے تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا صرف اس وقت ایک حل ہے کہ وہ تمام خواتین جو پریگننٹ ہوں اور وہ بچنا چاہتی ہوں کووڈ سے, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وائرس کو اپنے پاس نہ آنے دیں. کیسے نہ آنے دیں؟ وہ فزیکل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں, وہ ماسک کو استعمال کریں, وہ اپنے ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں, وہ سینیٹائزر اور صابن اور پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. یہی ایک طریقہ ہے اس وقت کہ وہ اپنے آپ کو وائرس سے بچا کے رکھیں. دوستو یہ تھی کچھ اپڈیٹس, اور میری کوشش ہوگی کہ ہر آنے والی ویڈیو میں کچھ سائنٹیفک بیس پہ آپ کو ضرور میں اپڈیٹ دوں. آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی, بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں.